नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात में आपसी हित के मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा। कोकराझार में एबीएसयू के वार्षिक सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बनाने में राज्यों की भूमिका को सराहा। कहा, तमिलनाडु भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में रहा सहायक। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 19 लोगों की मौत। ट्रंप की ईरान को विद्रोही समूह का समर्थन बंद करने की चेतावनी। मुंबई इंडियंस फिर बनी WPL चैंपियन। दिल्ली कैपिटल्स का टूटा सपना। लगातार तीसरी बार फाइनल में मिली हार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आधिकारिक भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद क्रिस्टोफर लक्सन की यह पहली भारत यात्रा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ इस यात्रा में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, मीडिया प्रतिनिधि और न्यूजीलैंड में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। कल क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में 10वीं रायसीना वार्ता 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और प्रमुख संबोधन देंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 19 और 20 मार्च को मुंबई में भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की यह यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच सालों पुराने और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। यह यात्रा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को ज्यादा मजबूत करने और जन संबंधों में घनिष्ठता बढ़ाने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत का अपना पॉडकास्ट साक्षात्कार सुनने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनकी लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत शानदार रही है। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए वर्ष और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वे कोकराझार जिले के दोतमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे और संबोधित करेंगे। दरअसल अमित शाह असम और मिजोरम की 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार शाम जोरहाट पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने असम के गोलाघाट जिले में शनिवार को लाचेत बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया, जिसका पहला चरण 167.4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। वहीं पुलिस अकादमी के दूसरे चरण, जिसकी लागत 425.48 करोड़ है, उसकी आधारशिला भी अमित शाह द्वारा रखी गई। साथ ही आइजोल में असम राइफल्स और मिजोरम सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण समारोह में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय रेलवे, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के महत्वपूर्ण विकास पर हमें गर्व है। उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनाने में तमिलनाडु के योगदान को स्वीकार किया।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योगों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सहायक रहा है। अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में श्री पेरम्बदूर के पास एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जेट वर्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि श्री पेरम्बदूर में के पास पिलई पक्कम और मानालूर में 2 स्थानों पर 1112 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि ये इकाइयां हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के विकास को और गति प्रदान करेंगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में श्री पेरम्बदूर के पास एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जेट वर्क का उद्घाटन किया। उन्होंने इस सुविधा में विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि श्री पेरम्बदूर के पास पिलई पक्कम और मनालूर में 2 स्थानों पर 1112 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये इकाइयां हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के विकास को और गति प्रदान करेंगी। 2 electronics manufacturing clusters with investment of 1,112 crore. One is Pillaipakkam, second Manalur. So these 2 will be set up as very large electronics manufacturing clusters. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 1 दशक में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन काफी बढ़ा है। आज इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात सामग्री बन गई है। Today, electronics has become the second largest export item. Second largest export item in the country, overtaking many conventional industries which had developed export over decades. And just see, within 1 decade, electronics has become the second largest. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में देश के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के उप प्रोटोटाइप मॉडल का निरीक्षण किया। भारत ने हाई स्पीड ट्रेवल की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए IIT मद्रास में पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। यह तकनीक 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। रेल मंत्रालय के सहयोग से विकसित इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भविष्य में दिल्ली से जयपुर जैसी लंबी दूरी को मात्र 30 मिनट में तय किया जा सकता है। यह टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास परिसर में स्थित है और इसकी लंबाई 422 मीटर है। यह टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूबों में विद्युत चुंबकीय तरीके से तैरने वाले पॉड्स का उपयोग करती है, जिससे फ्रिक्शन और वायु प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। इससे यह लगभग 761 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंचने में सक्षम होती है। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार और शिक्षण संस्थान मिलकर भविष्य के ट्रांसपोर्ट में इनोवेशन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए फंड रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ये पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन यानी ट्रैक के ऊपर नहीं चलेगा, ट्रैक से ऊपर उठ के चलेगा। इस तरह का इसका एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। काफी अभी जर्नी बाकी है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और रेलवे की तरफ से पूरा सपोर्ट है, इंडस्ट्री की तरफ से पूरा सपोर्ट है, भारत सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए युवा इंजीनियरों और छात्रों ने हाइपरलूप पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे अधिकारियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में चल रही सियासी बहस तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल को औरंगजेब से तुलना की है। इस बयान ने राज्य की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है और सत्ता पक्ष के दलों ने भी इस पर पलटवार किया है। भाजपा ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल को औरंगजेब के समय के से भी बदतर बताने पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता केशव उपाध्याय ने राउत के बयान को राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के नेता अपनी पार्टी की नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस देश में एक रिकॉर्ड किया गया है, वो उद्धव ठाकरे ने किया। हिंदू विरोधी सरकार, इसका अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम हिंदू विरोधी सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार का था। उसी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तभी हिंदुओं की जो फेस्टिवल थे उस पर बैन लगाया गया था। हिंदू साधुओं की हत्या भी उसी समय की गई थी पब्लिक में।
तो ये जो पूरा हम देखेंगे, जो 2.5 साल का उद्धव ठाकरे का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री करके, वो हिंदू विरोधी कार्यकाल, इसलिए उद्धव ठाकरे ये हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री है, ये भूल गए शायद संजय राउत। भाजपा नेता कृष्णा हेगड़े ने संजय राउत के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार राज्य के 13 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से बनी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महायुति की सरकार महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता के आशीर्वाद से बनी है, और अगर संजय राउत जी उनके 13 करोड़ जनता के समझदारी पर, उनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में चल रही सियासी बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों में औरंगजेब को लेकर अच्छा खासा सियासी संग्राम चल रहा है। यह पूरा सियासी संग्राम हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म छावा के आने के बाद शुरू हुआ। शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने यमन की राजधानी सना पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए हैं। इस हमले में 19 लोग मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोही अहम समुद्री गलियारे में जहाज़ों पर हमले बंद नहीं कर देते, तब तक वे भारी घातक बल का इस्तेमाल जारी रखेंगे। ट्रंप ने साथ ही कहा कि अमेरिकी युद्धक विमानों ने अमेरिकी जहाज़, वायु और नौसेना की संपत्तियों की रक्षा करने और नौवहन स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए आतंकवादियों के ठिकानों, नेताओं और मिसाइल केंद्रों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कोई भी आतंकवादी संगठन अमेरिकी वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाज़ों को दुनिया के जलमार्गों पर स्वतंत्र रूप से नौकायन करने से नहीं रोक सकेगा। उन्होंने ईरान को हूती विद्रोही समूह का समर्थन बंद करने की चेतावनी भी दी। हूती विद्रोहियों ने कल शाम अपने क्षेत्र में एक के बाद एक कई विस्फोट किए। अमेरिका के कई इलाकों में आए जबरदस्त तूफान में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। मिसौरी प्रांत राजमार्ग गश्ती दल ने बताया कि मिसौरी में आए तूफान के कारण 11 लोगों की मौत हो गई। एजेंसी ने साथ ही बताया कि कई लोग घायल भी हुए हैं। कंसास हाईवे पेट्रोल पर ने बताया कि शेरमैन काउंटी में धूल भरी आंधी के कारण हाईवे पर हुए एक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। अक्सास के अधिकारियों ने कहा कि इंडिपेंडेंस काउंटी के 3 लोगों की मौत हो गई और 8 काउंटी में 29 अन्य घायल हो गए हैं। अरकासास की 16 काउंटी में मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ बिजली की लाइनें और पेड़ गिरने की सूचना मिली है। टेक्सास पैनहैंडल की अमरीलो काउंटी में धूल भरी आंधी के दौरान कार दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। इससे पूर्व मिसौरी प्रांत राजमार्ग गश्ती दल ने बताया था कि मिसौरी के बर्कसफील्ड क्षेत्र में आए तूफान के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मिसौरी के बटलर काउंटी के कोरोनर जिम एकर्स ने बताया कि शनिवार को सुबह बेकर्सफील्ड से लगभग 177 किलोमीटर पूर्व में एक मकान के तूफान की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एकर्स ने बताया कि बचावकर्मी मकान में मौजूद एक महिला को बचाने में सफल रहे। मेयर जोनास एंडरसन ने सोशल मीडिया पर बताया कि अरकासास के केव सिटी इलाके में 5 लोग घायल हो गए हैं, जहां अगले आदेश तक आपातकाल लागू कर दिया गया है। ओक्लाहोमा में के कुछ समुदाय के लोगों को क्षेत्रों से जाने की सलाह दी गई है क्योंकि राज्य भर में आग लगने की 130 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से सुरक्षा गारंटी पर स्पष्ट स्थिति देने का आग्रह किया है, जिसमें अमेरिकी सहायता के साथ यूक्रेनी धरती पर संभावित विदेशी सैन्य टुकड़ी के बारे में भी बात शामिल है। उनकी यह टिप्पणी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर द्वारा ज़ेलेंस्की सहित अन्य यूरोपीय नेताओं और सहयोगियों के साथ आयोजित एक वर्चुअल बैठक के दौरान आई, जहां स्टारमर ने कहा कि रूस के साथ शांति समझौते की स्थिति में इच्छुक लोगों का गठबंधन यूक्रेन को जमीन, समुद्र और आकाश में सुरक्षित करने में मदद करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें उन टुकड़ियों पर काम करना जारी रखना होगा जो यूरोप की भावी सशस्त्र सेनाओं की नींव रखेंगी। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों के नियंत्रण वाले एक गांव पर सेना के हवाई हमले में 6 बच्चों सहित 27 नागरिक मारे गए हैं। मांडले पीपल्स डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि सिंगू टाउनशिप के लेट पैन हला गांव में कल हुए हवाई हमले में 30 लोग घायल हुए हैं। मांडला पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार के मुख्य विपक्षी दल का समर्थक है। पिछले वर्ष जुलाई में इसने सिंगू शहर पर कब्जा कर लिया था। सैन्य सरकार ने लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र पीपल्स डिफेंस फोर्स और जातीय अल्पसंख्यक गुरीला गुटों के विरुद्ध हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इन गुटों की दशकों से अधिक लंबे समय से स्वायत्तता की लड़ाई जारी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता जागरूकता और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ता भ्रामक दावों के विरुद्ध पूरी तरह से जागरूक और सुरक्षित हों। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल उपभोक्ताओं के संरक्षण बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि इको लेबलिंग कार्यक्रमों, ई कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रथाओं में उपभोक्ता संरक्षण, ग्रीन वॉशिंग के खिलाफ नियामक ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता शिकायत प्लेटफॉर्मों के लिए भारत सरकार की पहल उपभोक्ताओं को सशक्त बना रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक न्यायोचित परिवर्तन से सतत जीवन शैली विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक निष्पक्षता से समझौता किए बिना रोजमर्रा के उपभोक्ता विकल्पों में स्थिरता को एकीकृत करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संवाद को बढ़ावा देना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस फिटनेस और वेलनेस कार्निवल का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान के अनुरूप अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली और मोटापा मुक्त राष्ट्र को प्रोत्साहन करना है। इस दौरान रस्सी कूद, क्रिकेट, बॉलिंग, स्टेशनरी, साइकिलिंग और पंजा लड़ाने जैसे खेलों का आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा गडसे और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रतीक चिन्ह और गीत का भी अनावरण होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से दिल्ली में आरंभ होंगे। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच शनिवार को खेले गए महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस दूसरी बार WPL का फाइनल जीता है। इससे पहले हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 149 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 66 रन बनाए। 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत भी खराब रही और 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 141 रन ही बना सकी। इटली में चल रहे स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारतीय खिलाड़ी का ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी है। स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारत की महिला टीम ने स्कीइंग और स्नो शूइंग में 2 पदक जीते हैं, तो वहीं पुरुष टीम ने कई पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया है। देखिए ट्यूरिन से DD न्यूज संवाददाता नारायण सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। मैजेस्टिक इटालियन अल्प्स स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों की मेजबानी कर रहे हैं, जहां समावेश की भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत है।
बर्फीले मैदान और ठंडी हवाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में भारत के विशेष एथलीट अपने शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास बना रहे हैं। भारतीय स्पेशल एथलीटों ने अल्पाइन स्कीइंग और स्नो शूइंग में अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है। महिला टीम ने अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए स्नो शूइंग में 2 पदक जीते। विशेष ओलंपिक भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख परीक्षित महदूदिया ने उनके समर्पण की प्रशंसा की। वहीं पदक विजेताओं ने भी अपनी जीत की खुशी व्यक्त की। These athletes are doing an amazing and a wonderful job, and they are performing greatly at the world stage. We are really very happy for them and very happy with their performance at this stage. खुश है, happy, Very happy. very. कंपटीशन कैसा था इधर? काफी अच्छा था। अच्छा था। तो हरा के कितना मजा आया आपको? फर्स्ट 1 बाडोनेकिया में खेल और स्नोबोर्डिंग का रोमांचक मिश्रण देखने को मिला। इस बीच क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भारतीय एथलीटों ने चुनौती का डटकर सामना किया। वहीं स्पेशल ओलंपिक के ग्लोबल मैसेंजर गिल्मर बोर्ग ने लोगों को एक साथ लाने में खेलों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। Despite not having so much snow, they are here winning medals. So they are showing that despite the conditions, they are still giving their all, and that is what Special Olympics is all about. स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के स्नो शूइंग में भारत की पुरुष टीम ने कई पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स ने साबित कर दिया है कि क्षमता सीमाओं से नहीं बल्कि साहस से परिभाषित होती है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, इटली। पीजीवी पोलो टीम ने बीएमसी एडवाइजर्स पोलो कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित रोमांचक मुकाबले में पीजीवी ने इक्विपमेंट को 6-3 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मुकाबले में लोकसभा सांसद और पोलो खिलाड़ी नवीन जिंदल और उनकी टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। बीएमसी एडवाइजर्स पोलो कप 2025 में पीजीवी और इक्विपमेंट की टीम के बीच एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन हुआ। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गेंद फेंक कर की। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले में पीजीवी की टीम ने इक्विपमेंट की टीम को 6-3 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। मुकाबले के बाद राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान करने के साथ उन्हें जीत की बधाई दी। पोलो टूर्नामेंट जयपुर पोलो ग्राउंड्स में चल रहा है और आज इसका बहुत भव्य प्रदर्शन हुआ, जहां भारत की 2 बहुत एस टीमों ने बड़ी अच्छी पोलो दिखाई। और क्योंकि ये बड़ी एक्सक्लूसिव गेम है और शायद सारे भारत में इसके 35-40 प्लेयर्स ही हैं, आज के इस पोलो टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं लोकसभा सांसद और पीजीवी टीम के कप्तान नवीन जिंदल ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पोलो भारत का खेल है और आज यह खेल नए रूप में सामने है। पोलो भारत का तोहफा है विश्व को। जो आज मॉडर्न पोलो खेली जाती है पूरी दुनिया के अंदर, ये भारत में इसको डिस्कवर किया गया था और भारत का तोहफा है। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पोलो को बढ़ावा दें। हमारा ये दायित्व है कि किस तरह से भारत के पोलो को फिर से, जैसे पहले लेवल बहुत ऊंचा होता था भारत के पोलो का, उसी तरह से दोबारा से भारत के पोलो का लेवल को ऊंचा किया जाए और ज़्यादा युवा आकर के इस खेल को खेलें। पीजीवी और इक्विपमेंट के बीच रोमांचक मुकाबले के दौरान स्टेडियम में मौजूद दर्शक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। रोमांचक मैच था, बहुत ही बेहतरीन किस्म का मैच था। बहुत ही ज्यादा घोड़ों का ये देख के, और जो प्लेयर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे और बहुत बहुत मजा आया। बीएमसी एडवाइजर्स ब्रिंग दिस गेम टू नॉर्मल पीपल और कॉमन पीपल एंड द मैच वाज अस्टोनिशिंग एंड वी रियली एंजॉयड इट। बहुत मज़ा आया, इट वॉज फैबुलस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरा फर्स्ट पोलो मैच था एंड आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। द प्लेयर्स, द हॉर्सेस, एवरीबडी वर डूइंग देयर बेस्ट। So far, a very wonderful match, very competitive, excitement for everybody here. It's a massive thing organized by BMC Advisors. पिछले कुछ सालों में नवीन जिंदल और बीएमसी एडवाइजर्स जैसे संस्थानों ने पोलो के खेल को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत में शुरू हुआ पोलो का यह खेल आज एक नए अंदाज में खेला जा रहा है, जिसमें न सिर्फ भारतीय खिलाड़ी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी भी अपने खेल का हुनर बिखेर रहे हैं।
सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती को हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में अमूल्य योगदान के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस आयोजन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि हॉकी को बढ़ावा देने में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स ने अहम योगदान दिया है। Prasar Bharati, we tried to make hockey reach every nook and corner of this country. You know, as Mr. Jitin Prasad was saying, there is a need for a Grameen Hockey League. And we at Prasar Bharati, through Doordarshan and our new OTT network, that is Waves, platform Waves, we are trying to make hockey reach every nook and corner of the country to, encourage not only the players, but also give them honor and respect that they deserve. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।